नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश ठाकुर, फाउंडर आयुर्वेदा सही है। स्वागत करता हूं आपका आयुर्वेदा सही है के इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत से प्रश्न हमारे पास आयुर्वेद और योग को लेके आते रहते हैं और आज उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप योगी, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सवालों का सिलसिला जारी करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रदीप योगी जी का हमारे इस चैनल में। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते योगेश। नमस्ते सभी दर्शकों को, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सर, आज फिटनेस का जो महत्व है वो हर वर्ग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और जब बात फिटनेस की आती है तो वहाँ पे हम लोगों के पास में एक दुविधा सी आ जाती है और सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोग जिम करें या योग करें। तो उसके लिए आपका क्या प्रश्न है? हमारे लिए जो बीइंग फिट रहने के लिए जिम ज़रूरी है या योगा ज़रूरी है? किस तरीके से हमारे को अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? जी, मैं आपको बता देता हूँ। जिम और योग में थोड़ा सा डिफरेंस जब आपको पता चल जाएगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जिम करना चाहिए या फिटनेस करना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य जीवन में मस्कुलर मैन बनना है या मसल्स की बॉडी बनानी है और आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है तो आपको जिम करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि योग से वो वाली फिजिक नहीं ला सकते आप। मान लो आपको आर्नोल्ड बनना है, ठीक है, बिल्कुल। तो या फिर आपको ऐसे कोई मतलब जो आपके रेसलर्स होते हैं इस तरह के लोग बनना है तो आपको जिम करना चाहिए। लेकिन यदि आप आम जीवन में भी चाहते हैं, क्योंकि एक सुविधा मिल जाती है मशीनों के हेल्प से आपको थोड़ा जिम करने की आदत होती है कई लोगों को, और हमको पता भी नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता योग में करें क्या। इस वजह से जब जानकारी नहीं होती तो आपके लिए हेल्प के लिए मशीनें होती हैं कि ये मशीन रखी साइकिलिंग है तो साइकिलिंग कर लीजिए, और मशीन दिखेगी तो ये पुशअप इस तरह का आपका जो मशीन होती है उसको कर लीजिए, या ऊपर उठाने के नीचे डालने के पैरों की, तो ये सारी आपको वहां रखी हुई मिल जाएंगी। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं कि हाँ मुझे ये करना नहीं करना। योग में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली योग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं वो एक बार आपको बता देते हैं और आपको एक दिन में पता चल जाता है कि ये मशीनें ऐसे यूज करनी, तो 15 दिन का आपको वो काम दे देते हैं कि चलो ये करते रहो 10 दिन तक, 15 दिन तक, तो आपको बहुत ईजी लगने लगता है। लेकिन जो आपका स्वास्थ्य जिम से बनता है वो परमानेंट नहीं रहता। जब तक आप जिम करते रहेंगे तब तक आपको बहुत अच्छा भी लगता रहेगा और चीजें होती रहेंगी। दूसरा, आपको बहुत सावधानी भी रहनी पड़ती है। यदि आप डंपल उठा रहे हैं या मशीनें उठा रहे हैं, कई लोगों के पैर टूट जाते हैं, कई ये उठाते हुए मशीनें वजन ज्यादा लगा देते हैं। वजन की कैपेसिटी आपकी मसल्स की वो झेलने की नहीं है। कई लोग जल्दी में कोशिश करते हैं, ग्रेजुअली नहीं बढ़ते, वो अचानक से भारी वजन उठा लेते हैं। तो वो सारी समस्याएं क्या होती हैं कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं और आपको बहुत हेल्थ बिगाड़ देती हैं। लेकिन यदि हम देखा जाए कि ज्यादातर लोगों को तो इस तरह से रेसलर बनना नहीं है, ज्यादा लोगों को मसल्स नहीं दिखानी है, ज्यादा लोगों को कंटिन्यू एक स्वास्थ्य चाहिए और अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको योग सबसे अच्छा एक टेक्निक है। जिम बहुत कुछ कैटेगरी के लिए बहुत अच्छी चीज है, कुछ के लिए नहीं है। लेकिन योग तो सबके लिए, जो जिम करते हैं उनके लिए भी है, इसलिए ज्यादातर जिम में आप देखेंगे कि योग भी सिखाते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो योग टीचर होते हैं उनको कैसा उनको ध्यान रखना है वो सारी चीजें फिर वो बताते हैं। तो 1 दिन का 2 दिन का योग का भी सेशन होता है जिम में, वो इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि सभी लोग क्या है ना, जिम के फिट नहीं होते। हर तरह का व्यक्ति अलग अलग होता है। इसलिए योग क्या है, योग सबके लिए उचित है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से शुरू कीजिए और 100 साल तक चले जाइए। लेकिन 100 साल का व्यक्ति जिम नहीं कर सकता, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जिम नहीं कर सकता, तो उसके लिए योग है। इसलिए योग इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत ही खूबसूरती से सर ने हमारे को बताया और अब हमारे को लगता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि हमारे को अपनी जो फिटनेस है वो योगा फिटनेस के लिए हमारे लिए योगा ज़रूरी है या हमारे लिए जिम ज़रूरी है। ये आपको अपने लाइफ स्टाइल से सीखना है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको देखना है कि आपको जिम वर्कआउट करना है या योगा वर्कआउट करना है। सर, मेरे साथ के अंदर मैंने बहुत से ऐसे फिट से लोग देखे हैं जो आप देखेंगे तो बहुत मस्कुलर हैं, जो जिम करते हैं, आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो वो परफेक्टली फिट है। बट अगर आप उनसे बोलेंगे कि योग का एक आसन करके दिखाओ तो वो 30 सेकंड भी मेरे को नहीं लगता एक योग का एक पूरा आसन कर पाते हैं। तो क्या हमारा अभी ये जानना जरूरी है कि जो जिम की बॉडी है वो एक कॉस्मेटिक बॉडी है और जो योगा है, योगा हमारे को सिर्फ शरीर को बलिष्ठ नहीं करता बल्कि हमारे मानसिक संतुलन को भी बलिष्ठ करता है। तो ये एक मैसेज मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपका क्या कहना है?
जी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जो आप देखते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स जैसे बताया आपने कि ये कॉस्मेटिक बॉडी है या कॉस्मेटिक एक तरह का व्यायाम है, तो उसमें देखना जरूरी है कि आप जब योग जिम करते हैं हम्म, तो जिम करने वाले लोगों का एक एक लेवल पे या एक तरह से एक साइड ग्रोथ होती है, बिल्कुल। जैसे मसल्स ग्रोथ होती है, हम्म, तो मसल्स पे वो काम करते हैं। योग में कभी भी मसल पे काम नहीं किया जाता, मसल्स पे ग्रोथ की बात नहीं करते। मसल्स तो योग में अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर से होते हुए हमारी नाड़ियां जाती हैं, तो वो नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, वो टाइट हो जाती हैं। जब कोई चीज टाइट हो जाएगी तो उसमें से जो फ्लो है वो रुक जाता है, इसलिए उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो कुछ कुछ ही, मतलब जैसे वजन उठाने की स्ट्रेंथ आ गई उनमें, या अपनी बॉडी से, मतलब सामान उठाने की तो ठीक है कि सामान उठा लिया मैंने, इतना वजन उठा लिया, लेकिन अपनी बॉडी को नहीं उठा पाते वो, हाँ, अपनी बॉडी पे नहीं खड़े हो सकते। मतलब आप देखेंगे कि यदि मैं ये आसन कर रहा हूं आपको, तो इस आसन में भी लोग हिले ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, स्टेबल नहीं खड़े हो पाएंगे जिम वाले भी। तो ये आपका जो वृक्षासन है, तो वृक्षासन में कंसंट्रेशन आपको एक इसमें क्या है, मतलब ध्यान की और धारणा की और पूरे योग की एक टेंडेंसी होती है जो आपको माइंड से स्टेबल रखती है। जब यहाँ आप ऐसे खड़े होकर स्टेबल हो जाएंगे एक पैर से भी, तो आप हिलेंगे नहीं। तो कई लोगों के जैसे हाथ कांपने लगते हैं कुछ गिलास पकड़ाते हुए, तो वो भी, वो माइंड का संतुलन बिगड़ जाता है। हम्म, तो योग जिम से माइंड का संतुलन नहीं ठीक होता, योग से माइंड का संतुलन ठीक होता है, आत्मा का संतुलन ठीक होता है, सूक्ष्म शरीर का संतुलन ठीक होता है, और स्थूल शरीर का संतुलन ठीक होता है। हर पार्ट पे योग काम करता काम करता है। है, स्टेमिना ग्रोथ करता है। मतलब यदि आपको स्टील जैसी बॉडी चाहिए, स्टील का मतलब इतनी स्ट्रोंग, हम्म, और फ्लेक्सिबिलिटी रबड़ जैसी चाहिए, तो ये दोनों चीज लाके देगा आपको योग। योग। और केवल शरीर में नहीं, आपके मन में भी, आपके मन में दृढ़ता आएगी। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो जिम ब्रह्मचर्य को तोड़ेगा, हम्म, उसमें ऐसी एनर्जी आएगी, वो उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, तो वो चीजें। लेकिन जब आप योग करते हैं तो आप 25 साल तक, 30 साल तक, जब तक चाहे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, अपने उस चीज को संभाल के रख सकते हैं, और इतनी स्ट्रेंथ आपके आ जाएंगे, तो ईश्वर के साथ आपका कनेक्टिविटी रहती है। तो इसलिए योग का और जिम का ये डिफरेंस होता है। इसलिए कुछ आसन जो होते हैं जो नहीं लगा पाते जिम वाले, उनका यही रहता है कि वो मान लिया दंड आसन करा रहे हैं या लोअर प्लैंक करा रहे हैं हम, या फिर कोई आगे झुकने वाला आसन करा रहे, तो वो मुड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी पे काम करता है योग, हमारी उंगली की हड्डियों पे काम करता है योग, हमारी कलाई पे काम करता है योग। सिर्फ ये तो बाहर का मैं बता रहा हूँ, हर जॉइंट पे काम करता है, अंदर के अंगों पे काम करता है, इंटरनल पार्ट पे काम करता है। चाहे अंदर आपका पैनक्रियाज है उसका अलग एक्सरसाइज है, चाहे आपका गॉल ब्लेडर है उसकी अलग एक्सरसाइज है, चाहे आपका दिल है उसकी अलग एक्सरसाइज है, फेफड़ों की एक्सरसाइज अलग है, पसलियों की एक्सरसाइज अलग है। लेकिन जब आप उसमें जाएंगे जिम में, तो समष्टि भाव में आ जाती है चीजें। ठीक है, समष्टि मतलब पूरे पूर्ण रूप से काम करता है वो, कि आप गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए, ये ट्राइसेप बढ़ा लीजिए, और इस तरह के ये थाइस बढ़ा लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, तो उस पे काम करता है। योग बारीक से कण कण पे काम करता है। चलिए, आपको आज बहुत ही खूबसूरती से पता चला योग जो है हमारा कण कण पे असर करता है। हमारे सिर्फ शरीर के मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए नहीं, योग हमारे शरीर की मेंटल हेल्थ से लेके पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है, मस्तिष्क पे काम करता है। सर, एक और मेरा क्वेश्चन है कि योग और योगा, ये दोनों क्या कुछ अलग अलग हैं या ये दोनों एक ही चीज है? योगेश जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है योग और योगा के विषय में। जैसे कि आपका नाम में पहले से योग जुड़ा हुआ है, योगेश्वर, या योगेश्वर श्री कृष्ण बोलते हैं, योगेश्वर श्री विष्णु बोलते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर ही पहले ही नाम में योग है। तो योगाश्वर नहीं है आपका नाम, योगेश्वर है, योग से है। लेकिन इसमें एक अंतर समझना बहुत जरूरी है। अंतर क्या है? अंतर समझना यह है कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं या हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम्म, तो संस्कृत में जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन में मात्राएं पहले से जुड़ी होती हैं। जैसे क है तो का बोला जाएगा, क्या क प्लस ए, है? क आपका रहेगा हाफ हलंत लगा हुआ नीचे, और प्लस ए, तब कंप्लीट क बनता है। इसी तरह से योग में जो ग बना है, हम्म, तो ग के साथ पहले से ए लगा हुआ है। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि जी लिखा जाता है, तो जी अकेला वर्ड नहीं काम करता, तो ए के साथ काम करेगा। ओके, तो जब ए के साथ काम करता है जी, तो तब योगा लिखा जाता है, लिखने में योगा लिखा जाता है,
YOGA। तो अगर जी भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन वो हलंत वाला हो जाएगा, क्योंकि उसमें मात्रा नहीं है, उसमें स्वर नहीं है। जब स्वर उसमें जुड़ जाता है तभी शब्द कंप्लीट होता है, मतलब अक्षर जो है, लेटर है, वो कंप्लीट तभी होता है। तो अक्षर में पूरा अक्ष और पूरा उसका जो अस्तित्व होता है कंप्लीट नजर आता है। अगर अक्षर अधूरा है तो वो कंप्लीट नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो उसको हम योग को योगा अंग्रेज लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन वो उसकी योग ही है, असली में तो वो योग ही है। बाकी क्योंकि वो लिखा ऐसे जाता है YOGA, तो योगा बोलने लगते हैं। अंग्रेज क्योंकि इस चीज को अपने को मतलब अडोप्ट नहीं कर पाते, लेकिन इंडियंस जो है वो उनको अडोप्ट करना चाहिए। वो ऐसा कहे कि आपका नाम मान लो सुरेश है तो आप सुरेशा बोलने लगेंगे, या आपका नाम राम है तो रामा बोलने लगेंगे, या आपका नाम कृष्ण है तो कृष्णा बोलने लगेंगे, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए योग ही उचित वर्ड है। तो योग जो उचित वर्ड हो इसका मतलब ये हो कि आपको योग असली वर्ड योग है, क्योंकि योग क्या करता है, जोड़ता है। तो जुड़ाव वाली चीज जो है वो योग है और योगा नहीं है। तो असली में तो योग ही है। बाकी जो अपनी सुविधा के अनुसार जो बोलने, एक भाव समझना जरूरी होता है किसी भी शब्द का। लैंग्वेज होती है, आप साइलेंट भी रहें तब भी हम भाषा समझते हैं, लेकिन हमारी बात आप समझ जाए, योग क्या है योगा क्या है वो समझ जाए, उतना हमको जरूरी समझना है। तो इसके चक्कर में ना फंसते हुए हमको योग अपनाना चाहिए अपने जीवन में, और योग बोलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, आज एक बहुत बड़ी गुत्थी मेरे लिए पर्सनली बोलूं तो बहुत अच्छा सा मेरे को आंसर मिला कि योगा के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। बट आपसे आज मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर मिला। सर एक और मेरे को ये देखना होगा, मैंने बहुत सारा इस चीज़ के अंदर देखा है, मेरे सर्कल के अंदर बहुत सारे लोगों ने, आज पेज के ऊपर से बहुत सारे लोगों का मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि वो लोग 5-5, 6-6 महीने से योगा कर रहे हैं, कोई साल भर से योगा कर रहा है, बट उनको बहुत ज़्यादा असर या उनको बहुत ज़्यादा उससे रिजल्ट नहीं आए, तो उन्होंने वो योगा छोड़ दिया है। तो इसके पीछे भी क्या कोई महत्व है कि हमारे को क्यों रिजल्ट्स नहीं आते? इसका क्या कारण है कि हमारे को योग के अंदर रिजल्ट्स नहीं आते? देखिए, नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। मतलब जब ज्ञान अधूरा रहता है तो खतरे में, यदि आप किसी वैद्य के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो यदि उसको ज्ञान कम है अपनी विद्या का, तो जान खतरे में है पेशेंट की। ठीक है। और यदि कोई पंडित हुए, मौलवी हुए, या उनको ज्ञान कम है, तो धर्म और ईमान खतरे में पड़ जाता है। क्लियर है। तो इसी तरह से हम यदि योग की बात करें, तो जैसे कि आज आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे देख के योग करने लगते हैं, और आप टीवी देख के योग करने लगते हैं। योग जो एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मान लिया ऐसे कूद रहे हैं तो वो ठीक है, चल रहा है, ऐसे आप इधर उधर चल रहे हैं, नया इधर ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, दिस इज द एक्सरसाइज, दिस इज नॉट द योग। तो ये योग नहीं है। तो इसलिए जब आपको जानकारी नहीं है और आपको सही तरीके नहीं पता है, आपका आसन कैसे सही होता है वो जानकारी नहीं है, आपकी कौन कौन से मसल्स पे आपका फर्क पड़ना चाहिए, किस एक्सरसाइज से, किस योग के आसन से। क्योंकि योग में जब आप कोई भी आसन करते हैं, मान लिया आप दंड आसन कर रहे हैं या प्लैंक कर रहे हैं, तो प्लैंक पे आपका ये आपकी जो मसल है इस पे फर्क पड़ेगा, जो आपकी एब्डोमेन मसल है, पैरों पे फर्क पड़ेगा, आपके हाथों फर्क पड़ेगा, इन मसल से फर्क पड़ेगा। तो हर जगह पे जहाँ फर्क पड़ना चाहिए वहां पड़ना चाहिए। लेकिन आपका प्लैंक आप ऐसे हो रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं, आपका एकदम सीधा दंड आसन नहीं है, दंड की तरह नहीं है, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि आपको बताने वाला कोई है नहीं, आपने सामने देखा और वो आप कर रहे हैं। तो आप जब सामने देख रहे हो तो वो टीचर तो नहीं देख रहा ना आपको, बिल्कुल। कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी का स्वरूप कैसा है, आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, आप कब बीमार हुए थे, कब स्वस्थ रहे हैं, क्या मौसम चल रहा है। क्योंकि हर मौसम में अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं, हर मौसम के साथ अलग अलग तरह के योग व्यायाम होते हैं, योग की एक्सरसाइज होती है। तो मौसम का फर्क पड़ता है, आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। तो आपको एक गाइडेंस में एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड योग टीचर के साथ ही आपको पहले सीख लें, 1 महीना 2 महीने पहले सीख लें अच्छे तरह से। जब आपको लगे कि हाँ ये मैं सीख गया हूँ, कुछ आसन सीख लें। सपोज आपने सूर्य नमस्कार ही सीख लिया, एक ही मैं आसन बताता हूँ आपको। यदि मान लिया एक सुबह सुबह आपका 15 मिनट का 20 मिनट का सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम है, अगर आप उसको सीख लें, हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हो प्रोग्राम, जैसे कि किसी सोसाइटियों में चलते हैं आपके प्रोग्राम, तो उनमें हमने भी देखा कि आप चलाते रहते हैं। तो उनमें हम जब किन्हीं को बता के आ जाते हैं कि सूर्य नमस्कार ऐसे करना है, तो जब वो सीख जाएंगे
तो उनमें और वो पारंगत होते जाते हैं। बीच बीच में हम टेस्ट करने चले जाते हैं उनको बिल्कुल। कि भाई ये ठीक कर रहे नहीं कर रहे। अचानक एक तरह से जैसे इंस्पेक्शन होता है वैसे भी चले जाते हैं कि अच्छा दिखाओ क्या कर रहे हो, ठीक है। सही। अगर वो भूल जाते तो फिर उनको बता देते हैं। तो एक सही जानकारी होना सही टीचर के द्वारा, तो आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा। आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेते खाओ चले जाओ खाते रहो अपने आप, ये तो वही बात हुई ना कि गए जुकाम हुआ और मेडिकल स्टोर से दवाई ली, पता चला कोरोना था आपको तो और अपने दूसरों को भी नुकसान किया, खुद भी नुकसान किया। तो इसलिए सही गाइडेंस जरूरी है और सही टीचर का होना जिंदगी में जरूरी है, ताकि आप कुछ समस्याएं रहे, योग अपने शरीर को समझे, अपनी एक्सरसाइज को समझे, और आपको किस पे काम करना है वो जरूरी है कि आपको कहाँ पे काम करना है। आपकी बॉडी पे आपको शुगर के लिए काम करना है, आपको डायबिटीज के लिए काम करना है, या मतलब या आपको थायराइड के लिए काम करना है, या आपको पैनक्रियाज पे काम करना है, या आपके इंटरनल ऑर्गन पे काम करना है, तो कहाँ पे काम करना है वो योग टीचर बताएगा आपको। तो इसलिए योग में इसकी सावधानी की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आज पता चला हमारे को कि जब भी आप योगा कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पास यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सुबह सुबह आपको योग सिखाते हैं। आपको सीखना चाहिए, बट उससे पहले जरूर कुछ ना किसी ट्रेंड या किसी एक एक्सपर्ट के साथ के अंदर पहले अपनी प्रैक्टिस करें, और जब आप उन चैनल्स को देख के अगर आगे वर्कआउट कर रहे हैं तो आप आगे कर सकते हैं। बट आज हमारे को एक आंसर बहुत अच्छा मिला है कि अगर आपको योग करना है और योग के आप पूरे तरीके से लाभ लेना चाहते हो, तो एक ट्रेंड एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में जरूर योगा करें, तभी आपके लिए वो योग लाभकारी होगा। तो चलिए, इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम आयुर्वेद और योग के अंदर देखें तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है, और आज किसी भी योगाचार्य की या किसी भी योग वाले जो स्टार्ट करते हैं उनकी जो दिनचर्या है वो ब्रह्म मुहूर्त से चालू होती है। बट आज अगर हम किसी गृहस्थ जीवन वाले किसी बंदे से पूछें कि आप सुबह उठ के योग चालू करो, तो उनका एक ऐसा जवाब मिलता है आपको कि मैं तो सुबह 10 बजे उठता हूँ और मैं निद्रा योगा करता हूँ। और वहीं आपने ये देखा होगा आज मोबाइल के ऊपर हमारा फीमेल्स का सबका बहुत ज़्यादा झुकाव चलता जा रहा है, और उनसे भी अगर पूछो तो उनका भी आपको यही जवाब मिलेगा कि मैं तो सारा दिन मोबाइल योगा करता रहता हूँ, या मैं तो सारा दिन मोबाइल योगा करते रहता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि योग करने से पहले योग का महत्व समझना और योग को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके विचार? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सूरज निकलने से, जब सूरज उदय होता है उसके उदय होने से 96 मिनट पहले तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है। चाहे वो किसी भी मौसम में हो, आप किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी समय में हो। लेकिन जब आप देख रहे हैं, मान लिया दिल्ली में है, तो दिल्ली में मतलब ये उत्तरी अक्षांश में आता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो यहाँ सर्दियों में सूरज दक्षिणायन हो जाता है और गर्मियों में सूरज उत्तरायण हो जाता है। तो सूरज निकलने का टाइमिंग चेंज हो जाता है। यहाँ 6 बजे भी सूरज निकलता है और 7 बजे तक भी निकलता है, ठीक है। तो उसके 96 मिनट तक पहले तक आप ब्रह्म मुहूर्त का टाइम मान के चलिए, क्लियर है। और ब्रह्म मुहूर्त इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों क्या करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा की बात करें तो ब्रह्मा जो है वो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, तो दिन का जो प्रारंभ होता है वो ब्रह्मा से होता है, तो इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। साथ में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, केवल सिर्फ योग में नहीं, केवल सिर्फ एक सनातन धर्म में नहीं, ये आप किसी भी इस्लाम धर्म में जाइए तो उसमें भी बहुत महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का। क्रिश्चियनिटी में जाइए उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। चाहे आप और किसी ज्यूज में जाइए या किसी और धर्म में जाइए, सब में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई भी कार्य करते हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, जो आपकी एनर्जी है, उसमें यदि काम करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी पकड़ती है। क्योंकि उस वक्त आप मान लिया पूरे दिन आप कहीं भी किसी भी टाइम पे काम करेंगे, तो जो यूनिवर्सल एनर्जी है और आपकी एनर्जी में बहुत डिस्टरबेंस रहता है। पूरे दिन सब लोग जागे रहते हैं, सबकी एनर्जी जाती है, सबकी एनर्जी आती जाती में कनेक्टिविटी रहती है। ये इसी तरह से है जैसे आप सुबह सुबह उठ के गाड़ी चलाने गए सड़क पे, तो आप एकदम 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, यदि जो 10 मिनट का रास्ता होगा 15 मिनट का रास्ता होगा। और यदि आप 10 बजे निकलेंगे, जब सबकी एनर्जी सबकी फ्रिक्वेंसी चल रही है, तो इतनी ट्रैफिक में जाम मिलेगा, आपको रुकना पड़ेगा कई जगह, आपके मतलब आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो सोच विचार जो आपके थॉट हैं वो ईश्वर के साथ सानिध्य कब करेंगे, बहुत जल्दी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी नौकरी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या
आप अपने मतलब जो बिजनेस है उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी अचीवमेंट चाहते हैं, तो वो अचीवमेंट आपको जल्दी मिलेगी यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में काम करेंगे। उस टाइम पे आप उठ जाइए, चाहे बाद में सो जाइए, आप जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम उसको मत अवॉइड कीजिए। तो ये सबसे स्पिरिचुअल, और कई धर्मों में तो ऐसा कहा कि इस वक्त जो फरिश्ते हैं वो घूमते हैं आशीर्वाद देने के लिए। कई संतों से हमने पूछा है, तो जो फरिश्ते कह सकते हैं, जो मान लो इस्लाम धर्म में फरिश्ते बोले जाते हैं, या क्रिश्चियनिटी में एंजल्स बोले जाते हैं, और हमारे यहाँ देवदूत बोले जाते हैं, तो वो घूमते हैं और वो देखते हैं कि कौन कौन मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, सुबह उठ के जाग रहा है, किसको क्या चाहिए, तो वो आशीर्वाद देते चले जाते हैं। अब जब सो रहा है तो सो रहा है, जैसे गांव में होता है, जो सोवत है वो हाँ खोवत है। खोवत है दूसरा, कि मान लीजिए जब पशु पालते हैं तो ये बोलते हैं कि जो सोते का कटिया, और मतलब सोते का कटड़ा और जागते कटिया, कटिया मतलब फीमेल, और फीमेल क्योंकि बहुत अच्छा माना जाता है पैदा होना उसमें, जानवरों में जो हमारे पशुधन होते हैं, क्योंकि वो दूध देते हैं। तो अगर आप सोए हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, बढ़िया चीज मिलेगी, और आप मतलब जागे हुए हैं तो पुण्य मिलेगा, बढ़िया चीज मिलेगी। अगर सोए हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीज है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये दूसरा, ये आपने बताया, क्वेश्चन किया कि निद्रा योगा, या जो हंसी उड़ाते बिल्कुल हैं हंसी वो हंसी उड़ाते उड़ाने में बात करते हैं, हैं। लेकिन निद्रा योग भी एक योग है, हम्म, उसमें सोना नहीं होता। हाँ। अगर आप सो रहे तो वो निद्रा योग नहीं है। जब हम निद्रा योग मेडिटेशन कराते हैं या निद्रा योग कराते हैं तो आपको सोने की सख्त मनाही होती है। हम्म, ठीक है। मोबाइल योगा की बात करें, चलो हम करा के दिखाएं, आप मोबाइल योगा, आपको बोलेंगे 2 मिनट तक रोक के रखिए, दो मोबाइल को ऐसे रखिए, तो मोबाइल योग, मोबाइल से भी योग करा देंगे। दो मोबाइल दरवाजे पर रखो, ऐसे ऐसे रखो, ठीक है, ऊपर नीचे करो, गिरने नहीं चाहिए। ठीक है। आपको कोई आसन कराएंगे, शीर्षासन कराएंगे, आपके पैरों पे मोबाइल रख देंगे, मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। तो ये मोबाइल योगा हमसे करो ना, मोबाइल योगा, ठीक है, बाकी तो एनर्जी वेस्ट करना है। तो इस तरह की चीजों को अपना के आप अच्छा योग और अच्छे जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वाधिक लाभप्रद होता है। उस वक्त उठ के आप उन 96 मिनट को आप यूज कीजिए, चाहे बाद में और पहले सो जाइए, लेकिन उस वक्त उठ जाइए। और एकदम आप प्राणायाम कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, जप अजप कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, थोड़ी भगवान की प्रेयर कर सकते हैं, किसी भी धर्म में किसी भी उसमें हो तो उस वक्त आप उठ के प्रेयर कीजिए और अपने लक्ष्यों को साधिए, और आप उन्हीं पे विचार कीजिए। फिर देखिए आपके दिन में कितनी जल्दी बदलाव आता है। 1 महीना करके देखिए, रिजल्ट देखिए। ठीक है। चलिए, शायद ब्रह्म मुहूर्त की इससे अच्छी डेफिनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और आज अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर प्रदीप योगी जी ने बताया कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी पाना है और आप किसी तरीके के ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना चाहते, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन 96 मिनटों का असर अपनी ज़िंदगी के अंदर देखिए और ट्राई करिए। इससे अच्छी डेफिनेशन ब्रह्म मुहूर्त की आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बहुत ही अच्छा जवाब सर आपका लगा। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में और सर के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड रहने के बाद में भी इसकी कहीं एक इम्पॉर्टेंस पता थी मेरे को, बट हाँ, अब सीरियस तरीके से एक इम्प्लीमेंटेशन मैं भी अपने जीवन में करूंगा। और मैं चाहूंगा जो ये वीडियो हमारे देख रहे हैं दर्शक, आज से, जैसे आपने एक पिक्चर के अंदर डायलॉग बोला था आपके पास 70 मिनट हैं, तो यहाँ आपके पास 96 मिनट हैं। जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। अगर आपको कुछ भी हासिल करना है बिना किसी ट्रैफिक के, अगर आप कुछ भी चीज़ पाना चाहते हैं, तो जी लीजिए इन 96 मिनट की ज़िंदगी। और जब आप ये आज से शुरू कीजिए, जब से वीडियो देखा आपने, और हमको 1 महीने का रिजल्ट आप हमको टेक्स्ट कीजिए, डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए, और पूछिए कि क्या क्या बदलाव हुआ है, और बताइए, फिर हम आपको और साथ में रख सकते हैं। चलिए सर, बहुत ही अच्छा आंसर मेरे को मिले आज आपके साथ में। और अ, साथ ही साथ दर्शकों को भी आपके जो एक्सप्लेनेशन है, जिस तरीके से आपने हमारे को ब्रह्म मुहूर्त सिखाया, जिस तरीके से आपने मोबाइल योगा हम लोगों को बताया, इसी तरीके से मैं चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा कि हमारे जो आज यंगस्टर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा मैसेज जो हमारे आयुर्वेद और योग को प्रमोट करे। मेरे को बहुत से लोगों ने एक मार्केटर की नज़रों से देखा है। 10 साल से मैं लगभग मार्केटिंग की फील्ड के अंदर हूँ और अब इसके अंदर योग और आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा हूँ सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ में, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से जाना है सर के साथ रहते हो, और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ अब हमारी बातचीतें होती है। तो एक इसकी अडॉप्टेबिलिटीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके का एक मैसेज मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को दीजिए, ताकि उनको भी एक इंस्पिरेशन मिले, जो कि हमारे इस आयुर्वेदा सही का एक उद्देश्य भी है, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को बताना हमारे इस देन के बारे में, आयुर्वेद और योग के बारे में। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर आपको पूर्ण होना है जीवन में,
वैसे तो ये श्लोक बहुत ईश्वर के लिए लिखा गया है, हर प्रकृति के लिए लिखा गया कि जो भी था वह पूर्ण है, जो होगा वह पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तो वह पूर्ण हो जाता है। ये बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यदि आपको अपने आप में कंप्लीट होना है, यदि आपको अपने आप में पूर्ण होना है कि कुछ कमी ना रहे, तो आपको योग और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। क्योंकि प्रकृति है, योग और आयुर्वेद प्रकृति है, उससे हटोगे तो आप दुख पाओगे, उससे नजदीक रहोगे, जितना उसके पास रहोगे तो उतना ही आप खुश और प्रसन्नचित रहोगे। ये रिजल्ट है, आप कोशिश करके देखिए और हम आपके साथ हैं। चलिए आज इस इंटरव्यू की सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी अगले किसी व्यक्तित्व के साथ में आपकी मुलाकात कराएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे को कमेंट और नीचे कमेंट और शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके के वीडियोस, किस तरीके के लोगों को आप हमारे इस चैनल पे देखना चाहते हैं। तो चलिए आपसे विदाई लेते हैं इसके अंदर। थैंक यू सर, अपना थैंक यू, समय देने के लिए और बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद आपका।